मोहम्मद फरहान जी, मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है। तो ट्रियाज एक बेसिकली छोटा सा यूनिट होता है वेयर डिसीजंस ऑफ अगेन हमने पहले भी बात की थी कि ये डिसीजन लिया जाता है कि किसको जो इक्विपमेंट अवेलेबल है वो प्रोवाइड किया जाना है और किसको उस इक्विपमेंट के बगैर रखना है। तो दिस इज अ वेरी एथिकल, दिस इज अ वेरी क्रिटिकल डिसीजन और इसके लिए ऑब्वियसली यू हैव टू हैव सम एथिकल फ्रेमवर्क्स, एथिकल स्कूल्स ऑफ थॉट्स आपको पता होने चाहिए कि किस स्कूल ऑफ, ऐसा नहीं हो सकता कि एक वक्त में आप कोई डिसीजन लें और दूसरे वक्त में कोई डिसीजन लें बेस्ड ऑन योर ओन प्रेफरेंसेस। आपके अपने रिश्तेदार आ गए तो आपने एक डिसीजन ले लिया, अगर कोई और आया तो आपने दूसरी तरह से डिसीजन लिया। तो ऑब्वियसली यू हैव टू फॉलो अ फ्रेमवर्क और एक आदमी नहीं ले रहा होता ये डिसीजन, देयर इज अ कमेटी, मेडिकल कमेटी होती है, एथिक्स कमेटी होती है ऑर्गेनाइजेशंस में आमतौर पे, जो कि इस तरह की डिसीजंस ले रही होती। इवन कोई रिसर्च करनी हो किसी ऐसी चीज पे जो कि किसी भी तरह से हार्मफुल हो सकती हो, तो उसके लिए ऑर्गेनाइजेशंस में एथिक्स कमेटीज होती हैं जो कि पहले अप्रूवल देती है। यानी अगर किसी का ब्लड सैंपल भी ड्रॉ करना है और उसके ऊपर रिसर्च करनी है तो भी एथिकल कमेटी होती है, उसकी परमिशन, उसकी नॉलेज में लेके आना चीजों को जरूरी होता है। अगर नहीं होगा तो फिर ऑब्वियसली वो अनएथिकल कंसिडर किया जाता है कि एथिकल कमेटी से ये गुजरा नहीं। तो ये बात थी जिसको हमने शुरू किया और उसके बाद फिर हमने जो हमारा केस था वो हमने पढ़ा था, एथिकल डिलेमा ऑफ सेल्फ ड्राइविंग कार्स। आई होप कि आप लोगों ने वो एथिकल डिलेमा ऑफ सेल्फ ड्राइविंग कार्स उसके बारे में और भी डिटेल्स फिगर आउट की होंगी और भी डिटेल्स आपने उसकी इंटरनेट पे कोशिश की होंगी कि आपको मिल जाए। किसी ने और ढूंढा था एथिकल डिलेमा ऑफ सेल्फ ड्राइविंग कार्स के बारे में? सर मैंने सिर्फ वो जो अब्दुल्ला हमायूं ने गेम का लिंक शेयर किया था ना, बस वो खेली थी। हाँ हाँ, गेम नहीं था वो बेटा वो तो पूरा वो लेक्चर हमने उसी का ही देखा था, वो जो उसने डेवलप किया है, जो प्रोफेसर है एमआईटी का, हमने पूरा लेक्चर ही उसी का देखा था। एक जो उसकी टेड टॉक थी वो उसी की थी जिसने वो डेवलप किया अपने स्टूडेंट्स के साथ मिलके इन ऑर्डर टू कलेक्ट डेटा। क्योंकि उसने ये कहा था, मैं फिर से याद दिला दूं जरा सा, उसने ये कहा था कि जी इट इज ऑल्दो एन एथिकल डिलेमा बट व्हेन वी एक्सप्लोर इट अ बिट इट बिकम्स अ सोशल डिलेमा बिकॉज अगेन वी नीड टू टेक डिसीजंस दैट आर सोशली एक्सेप्टेबल by people, and again majority of the people should be able to accept it and should be able to agree with whatever programming you built into a self-driving car. So it becomes a social dilemma then. ठीक है, तो बहरहाल अच्छा, दो चीजें हैं, जरा गौर से सुन लो। सुन रहे हो? यस सर। यस सर। यस यस सर, यस सर, यस यस सर। सर। वो ये कि आज जो मेरा दूसरा स्लॉट होता है उसके बाद, उसी के दरमियान या उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस अपलोड करूंगा फॉर मिड टर्म। अच्छा, मिड टर्म का मतलब वो मिड टर्म नहीं है जो कि आप शायद समझते रहे हैं हमेशा। इट इज कंसिडर इट जस्ट सॉर्ट ऑफ एन असाइनमेंट, ठीक है? और आपने उसको 2 दिन के अंदर, यानी थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, बाय सैटरडे 12 नून आपने वो सबमिट कर देना है, ठीक है? हमारा सैटरडे को एक और मिड टर्म है। कब है? सैटरडे को। हाँ तो सैटरडे को होता रहे, मैं तो आपको 2 दिन दे रहा हूँ यार, तुम अजीब आदमी हो। सैटरडे को एक और मिड टर्म है, मैं तुमसे कह रहा हूँ मैं आज अपलोड कर दूंगा और इट इज एन असाइनमेंट, आराम से बैठ के करो। सर संडे तक कर दे, संडे की रात में। क्या हो गया यार, 2 दिन कुछ मतलब इतना संडे कर ले सर, कल वैसे परसों भी डेढ़ सबमिशन। घंटे का असाइनमेंट होता है, आराम से कर लो खत्म। उसमें क्या करना है तुम्हें? खुद ही तो लिखना है कुछ ना कुछ, वो भी तुम खुद कहाँ लिखोगे, कहीं से छाप छूप के लिखोगे। लेकिन ये मत करना कि कहीं से इधर उधर से लिखो, तुम अगर खुद लिखोगे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वो उसी पे ही मैं ग्रेड करूंगा, ये याद रखना। और ये भी मत समझना कि मुझे पता नहीं लगेगा कि तुमने लिखा या नहीं लिखा। सर इंटरनेट एज अ रिसोर्स तो यूज कर सकता है ना? क्या? हाँ, इंटरनेट एज अ इट इज एन ओपन बुक, ओपन इंटरनेट, ओपन एवरीथिंग एग्जाम, ठीक है? कोई प्रोटोकॉल नहीं है किसी तरह का, यू कैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू, बट इन द एंड वॉट एवर यू राइट शुड बी योर ओन। और आपसे अगर वो चीज पूछ ली जाए, अगर खुदा ना खास्ता खुल जाता है आईवीए 1 जून को
और एग्जाम में और उससे पहले जो हमारे पास कुछ थोड़ा सा टाइम होगा तो आपको पता होगा आपने लिखा क्या है। ठीक है, ओके सर। ठीक है। अच्छा, अब मैं जरा सा उस पे आते हैं वापस। हमने उस दिन ऑडिट की बात की थी थोड़ी सी, उसी को आगे लेके चलते हैं। और एक केस हमने डिस्कस कर लिया है। मुझे याद है लास्ट क्लास में मैंने एक केस हमने जो लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, दैट वाज द एथिकल डिलेमा ऑफ सेल्फ ड्राइविंग कार्स। ठीक है। अच्छा, अब जो नेक्स्ट वीक हमें डिस्कस करना है वो मैं अभी से आपको बता देता हूँ। ये जो फेसबुक कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल था, वी विल डिस्कस दैट। ठीक है, तो उसके बारे में जो भी चीज आप पढ़ सकते हैं वो आप चीज पढ़ के आ जाएं। वी विल टॉक अबाउट द एथिकल डायमेंशंस ऑफ दैट केस, इंफॉर्मेशन सिस्टम इशू, एंड दैट इज समथिंग व्हिच वी नीड टू डिस्कस। नेक्स्ट वीक हमने कैम्ब्रिज डेटा एनालिटिका डिस्कस करना है, फेसबुक जो केस हुआ था। प्लीज go through each and everything that you can find on the internet, in books, whatever, और उसको जरा सा आपने एक्सप्लोर कर लेना है। ठीक है, आज हम ऑडिट के हवाले से कुछ थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आगे चलने की कोशिश करते हैं। क्लियर है? Yes, sir. यस सर। हाँ जी, स्क्रीन आ रही है नजर? यस सर। हाँ, मुझे जवाब दोगे क्योंकि मुझे और Yes, sir. मैंने साइट पे और कुछ खोला हुआ नहीं है, बेसिकली चैट विंडो वगैरह। और ये जो पार्टिसिपेंट्स आते रह रहे हैं इनको मैं अलाउ कर दूं सबको? वेटिंग रूम खत्म कर दिया ओके सर। है ना, ताकि खुद ही आ जाए। जी सर, सही है। अच्छा, तो लास्ट टाइम जब हम ऑडिट की बात कर रहे थे तो वी टॉकिंग अबाउट रिस्क असेसमेंट एंड वी टॉक्ड अबाउट इम्पैक्ट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ रिस्क, वेयर इट कैन बी बिग, मीडियम, स्मॉल, और प्रोबेबिलिटी कुड बी ऑफन, समटाइम्स, और रेयर। ठीक है, तो वी टॉक्ड अबाउट रिस्क इवैल्यूएशन एज बीइंग फेटल, एज बीइंग सीरियस, एज बीइंग माइनर। याद है कुछ? थोड़ा थोड़ा। ठीक है, तो हम किसी भी रिस्क को इन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द इम्पैक्ट एंड ऑन द बेसिस ऑफ the probability that the risk possesses. Again, it can occur often, it can occur sometimes, or it is a rare risk, basically rare fault, whatever it is. ठीक है, और जो हमने टाइप्स ऑफ मीन्स टू रिस्क की बात की थी, अवॉइड, रिड्यूस, ट्रांसफर, एक्सेप्ट। अवॉइड में यू कैन स्टॉप एक्टिविटी दैट मे लीड टू रिस्क। आपने वो काम ही करना खत्म कर दिया, यानी जैसे अगर आप साइकिल चलाते हुए गिर जाते थे, वेदर वो ज्यादा था, कम था, फ्रीक्वेंट था, जो भी था, आपने कहा कि अब मैं साइकिल नहीं चलाऊंगा क्योंकि मैं गिर जाता हूँ भाई साइकिल चलाते हुए। ठीक है, आप रिड्यूस कर सकते थे, आपने कहा कि जी इंटरनल कंट्रोल्स ऐसे पुट इन कर दिए जाएं जो कि रिड्यूस द इम्पैक्ट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ रिस्क कर दें, यानी इम्पैक्ट भी रिस्क का रिड्यूस करें और प्रोबेबिलिटी भी रिड्यूस कर दें। इम्पैक्ट कैसे रिड्यूस करें? आपने कहा कि यार अब मैं साइकिल चलानी तो जरूरी है, लेकिन मैं ऐसा करता हूं कि नी पैड्स और ये हेलमेट और ये सारी चीजें जो सेफ्टी गियर होता है वो पहन के साइकिल चलाऊंगा, तो दैट इज रिड्यूसिंग द इम्पैक्ट ऑफ रिस्क। ठीक है। अच्छा, आप प्रोबेबिलिटी कैसे रिड्यूस करें? आपने कहा कि यार अब मैं जो जितनी दफा साइकिल चलाता था उससे आधी दफा चलाऊंगा। ठीक है, तो यू आर रिड्यूसिंग द इम्पैक्ट एंड प्रोबेबिलिटी बोथ ऑफ द रिस्क। तो ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। when we try to reduce the type of means to risk में जब हम reduce की बात करते हैं तो it is not just reducing the probability but it is also reducing the impact of risk। ठीक है। अच्छा, अब ट्रांसफर रिस्क कैसे था, किसी को याद है? एग्जाम्पल मैं बेसिकली पूछ रहा हूँ, याद तो आपको होगा ही, लेकिन आपके जहन में क्या एग्जाम्पल आती है इस हवाले से? बोलो ना। किसी के जहन में कोई एग्जाम्पल नहीं आ रही? नो सर। स्क्रीन नहीं नजर आ रही। सर आपने इंश्योरेंस कंपनी की एग्जांपल दी थी कि
फॉर एग्जैक्टली, बिल्कुल एग्जाम्पल ठीक है, बिल्कुल ठीक कि है। एक्सीडेंट्स अगर ज्यादा हो रहे हैं तो आप अगर इंश्योरेंस बाय करो तो आपने अपना जो रिस्क है वो उन पे ट्रांसफर कर दिया है। बिल्कुल ठीक है। देखें, आपने क्या किया, आपने कहा यार बार बार मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो रहा है, मेरे पैसे लगते हैं, मैं ऐसा करता हूँ इंश्योरेंस करा लेता हूँ। तो आपने अपना रिस्क जो है वो ट्रांसफर कर दिया इंश्योरेंस कंपनीज पे। अच्छा, इंश्योरेंस कंपनीज भी यही काम करती हैं। इंश्योरेंस कंपनीज क्या करती हैं कि अपनी इंश्योरेंस भी करा लेती हैं, यानी इंश्योरेंस कंपनी भी इंश्योर्ड होती है, अगर आप लोगों को पता हो ये बात तो। और वो जो इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रही होती है वो कंपनी भी इंश्योर्ड होती है, यानी वो सारे अपना रिस्क जो है वो ट्रांसफर कर रहे होते हैं। ऑब्वियसली ऐसी कंपनीज बनी हुई हैं जो कि इंश्योरेंस कंपनीज को भी इंश्योर करती हैं। ठीक है, तो ये एक ट्रांसफर। अब हम साइकिल की जो एग्जांपल लेके चल रहे हैं वो ये कि जी हमने साइकिल में क्या किया, हमने कहा यार साइकिल चलनी तो जरूरी है, तो ऐसा करते हैं कि साइकिल जो है ना वो मैं नहीं चलाता, या गाड़ी चलनी तो जरूरी है, गाड़ी मैं नहीं चलाता, ड्राइवर रख लेता हूँ। अब ड्राइवर की जिम्मेदारी हो जाएगी ना, ड्राइवर का रिस्क है ये। अब अगर ड्राइवर गलती करेगा तो मैं उसकी तनख्वाह से पैसे काट लूंगा, गाड़ी भी ठीक करा लूंगा, तो मैंने ट्रांसफर कर दिया रिस्क अपना। और साइकिल जो है वो मैं ऐसा करता हूँ किसी और से चलवा लेता हूँ, कोई काम करवाना है मुझे साइकिल चला के किसी और से करवा लेता हूँ, तो आपने ट्रांसफर कर दिया रिस्क। ठीक है। अच्छा, एक चीज बताइए प्लीज कि मैं ये जो विंडो मैंने मिनिमाइज की हुई है इस वक्त पावर पॉइंट की, तो आपको मिनिमाइज नजर आ रही है या मतलब उसका साइज कम किया हुआ है, या आपको फुल स्क्रीन नजर आ रही है? भी नहीं दिख रहा। सब फुल स्क्रीन नजर फुल स्क्रीन नजर आ रही है ना, यानी मैं अपना कोई और चीज अगर साइड पे खोलना चाहूँ तो खोल सकता हूँ। ये बहुत अच्छा है। सर कुछ नहीं नजर आ रहा। हैं? आंखें खोलो बेटा। लिखा हुआ है डॉक्टर आसिम हैज स्टार्टेड स्क्रीन शेयरिंग। और कुछ नहीं नजर आ रहा? नहीं। भाई इसको बताओ क्या करे। कौन है ये? सिद्रा लग रही है मुझे। हाँ, लीव करके वापस से ज्वाइन करो। ओहो। निकल जाओ हमारी अच्छा। क्लास से और फिर दोबारा आना। ये क्या हरकत है? अब आए। अच्छा, तो ठीक है। एक्सेप्ट impact of risk could be accepted because impact is low or cost of means is so expensive। ठीक है। और चौथी चीज क्या कर सकते थे हमने एक्सेप्ट करने की कोशिश की, हमने कहा एक्सेप्ट कर लें और बस ठीक है, अगर गाड़ी या एक्सीडेंट हो रहा है गाड़ी का या साइकिल गिर रही है तो बस ठीक है, क्योंकि हमें इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इम्पैक्ट इज लो और कॉस्ट ऑफ मींस इज सो एक्सपेंसिव, यानी हम इसको रिपेयर कराएंगे बहुत ज्यादा है, इम्पैक्ट इज लो, इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं फिर हम इसका, यानी साइकिल चलाते हुए सीख रहे हैं अगर साइकिल, तो भाई गिरना तो है ही, अगर गिरेंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे, तो इसलिए आपने कहा कि जी इसको एक्सेप्ट ही कर लें बेसिकली। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ कुछ? यस सर। इसमें कोई ये सवाल सब बिल्कुल। कोई चीज ऐसी नहीं थी जो आपको समझ में ना आई हो? नहीं सर, सब समझ में आ गया। चलो, we talked about sampling as well, we talked about computer assisted audit techniques as well in that day। ठीक है, और हमने एडवांटेजेस उसके डिस्कस किए थे। और कुछ चीजें थी उसकी जो डिस्कस की थी हमने। आगे चलते हैं जरा। Now we talk about now domain 4, which is IT service delivery and support, which is chapter number 3। जो बुक हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें चैप्टर नंबर 3 है, और हम ये रही उसकी स्लाइड्स। ठीक है, तो चैप्टर 3 है बेसिकली, which is domain 4 IT service delivery and support। What do you understand by IT service delivery and support? ये क्या चीज होती है सर्विस डिलीवरी एंड सपोर्ट? Sir, I think not sure though. IT service delivery can be like something like आपको किसी ने request किया as an administrator कि यार मुझे जैसे फर्स्ट कर हम लोग बोलते हैं ना कि VM provision करके दे दो, तो मतलब वो IT department आपको इस तरह का कुछ help और support कर देगा। That's what I think of the head। अच्छा देखो, सीधी सी बात ये है, सर्विस डिलीवरी की हम बात जब कर रहे हैं ना, सर्विस डिलीवरी का मतलब ये है कि व्हाट यू हैव प्रॉमिस्ड एट द टाइम ऑफ साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट,
you are delivering just that. ठीक है, and in case of a failure you are providing every kind of support. ठीक है, सर्विस डिलीवरी का सीधा सीधा सा ये मतलब है कि मुझसे जो आपने एग्रीमेंट किया था, आप जो चाहते थे कि मैं आपको प्रोवाइड करूं, आप वो मुझसे प्रोवाइड मैं आपको प्रोवाइड कर पा रहा हूं. अच्छा, अब सर्विस डिलीवरी में ऑब्वियसली इश्यूज आते हैं. व्हेन देयर इज अ प्रॉब्लम तो सर्विस डिलीवरी इश्यूज हो जाते हैं ना. तो उनको कैसे इंश्योर करेंगे द लेवल ऑफ सर्विस, जो कि इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, जो किसी भी सर्विस प्रोवाइडर से हम ले रहे हो. ये है सर्विस डिलीवरी एंड सपोर्ट के अंदर जिसको हम टैकल करते हैं. ऑपरेशंस मैनेजमेंट को हमें टैकल करना पड़ता है कि जी आईटी सपोर्ट फंक्शंस आर इफेक्टिवली इन अलाइनमेंट विद द बिजनेस नीड्स दैट वी हैव. We need to make sure that we evaluate data administration practices so that we are able to ensure the integrity and optimization of database. Data losses ना हो, जिस तरह से अभी हम उसकी बात कर रहे थे डेटा एनालिटिका, कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल की. ठीक है, कि डेटा लीकेजेस ना हो, डेटा इंटीग्रिटी मेंटेन रहे. ठीक है, यानी जो डेटा आपको प्रोवाइड किया जा रहा है वो डेटा ठीक हो, वो आर्टिफिशियल डेटा ना हो. ठीक है, और ऑब्वियसली उन सबको करने के लिए आपको बार बार अपना कैपेसिटी को, अपनी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना पड़ता है यूजिंग डिफरेंट टूल्स. and in order to ensure that your services are meeting the organization's objectives, आपको बार बार मॉनिटरिंग टूल्स के थ्रू के यार वो जो होता है ना सेल्फ असेसमेंट चेक्स, आप लेट से आप इस्तेमाल करते हैं ना अपनी बैंडविड्थ चेक करने के लिए घर पे, कौन सा टूल इस्तेमाल करते हैं? सर ओक्ला, speedtest.net. ओक्ला, बहुत सारे टूल्स हैं जो कि आप इस्तेमाल करते हैं. अब इमेजिन एन ऑर्गेनाइजेशन, ऑब्वियसली दे वुड नीड टू चेक इट एवरी लेट्स से हाफ एन आवर सो दैट दे आर एबल टू प्रोवाइड व्हाटएवर सर्विस दैट दे हैव प्रॉमिस्ड टू देयर कस्टमर्स. ठीक है, तो उनके पास तो ये एक रिकॉर्ड होना होता है ना कि वो किस स्पीड को प्रोवाइड कर रहे हैं अपने कस्टमर्स को, सो दैट दे आर एबल टू फिगर आउट व्हेन व्हाट वाज रॉन्ग. ठीक है, so that is why we need to have monitoring tools and monitoring techniques. And then we need to evaluate change, configuration and release management practices to ensure that the changes made to organization production environment are adequately controlled and documented. अब ATM बंद हो रहा है, ATM सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है, क्या पाकिस्तान भर में अगर ATM सॉफ्टवेयर अपडेट कर रहे हैं तो पाकिस्तान भर के ATMs बंद कर रहे हैं एक दिन के लिए? ऐसा करें? Nice, sir. That would collapse. So in order to maintain the service that we are bound to provide, but we need to change as well. We need to change the configuration as well. So we need to have we need to know these change, configuration, release management practices so that whatever changes are made to the organization's production environment, they are controlled, they are documented. एक चेंज करने के बाद पता चला कि और कोई बहुत बड़ी गलती हो गई, तो भाई हमें डॉक्यूमेंटेड होगी कोई चेंज तो हमें पता होगा ना. और ऑब्वियसली ये छोटे काम की बात नहीं कर रहे हैं हम. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट रैपिड चेंज, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट these मॉडल्स. वी आर टॉकिंग अबाउट जब आप बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होते हैं. वाटरफॉल मॉडल आपने पढ़ा होगा एक जमाने में. ठीक है, तो वाटरफॉल मॉडल जो है वो हम उसी वक्त इस्तेमाल करते थे ना जब हमारे पास बड़े प्रोजेक्ट्स होते थे. व्हेन द साइट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड, एक एक चीज हम एडिक्वेटली करने के बाद फिर अगले स्टेप पे बढ़ते हैं. क्यों? क्योंकि इतना बड़ा स्केल होता है प्रोजेक्ट का कि हम उस पे एजाइल डेवलपमेंट या एजाइल मेथोडोलॉजीज अफोर्ड ही नहीं कर सकते ओवरऑल. ठीक है, तो फिर उसके बाद evaluate problems and incident management practices to ensure incident problems and errors are recorded. जो errors होते हैं, जो problems हैं वो कैसे हैं, क्या है, उनका क्या करना है, resolved in a timely manner. अच्छा, ये जो timely manner है इसका obviously we need to have a time frame as well, क्योंकि कितनी देर तक आप किसी को उसकी सर्विसेज से महरूम रखेंगे, उसको आपने जो सर्विसेज देनी है वो आप उसको नई सर्विसेज देंगे. ठीक है, तो you need to have the time windows as well so that your response time is. आपने देखा होगा फायर ब्रिगेड्स के दुनिया भर में रिस्पांस टाइम्स मेजर होते हैं कि कितनी देर में इंसिडेंट रिपोर्ट होने के बाद दे रिपोर्टेड एट द साइट एंड दे स्टार्टेड फाइटिंग द फायर. तो ये जो रिस्पांस टाइम्स होते हैं दुनिया भर में इनका कंपटीशन हो रहा होता है कि कितनी देर में. बर्गर किंग है, मैकडॉनल्ड्स है, इनके रिस्पांस टाइम्स किसमें, इनका जो क्यूइंग टाइम होता है यानी एक बर्गर प्रिपेयर करने का जो टाइम होता है इसके रिकॉर्ड्स हो रहे होते हैं. यानी दिस टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट. एनीथिंग दैट इज asked, it needs to be resolved in a timely manner. और time is obviously relative. एक बड़ा प्रॉब्लम है उसके लिए ज्यादा टाइम लगेगा, छोटा प्रॉब्लम है उसको
कम वक्त में एड्रेस और उसको रिजॉल्व हो जाना चाहिए। ठीक है, देन वी नीड टू इवैल्यूएट द फंक्शनैलिटी ऑफ आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर। जो भी नेटवर्क कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, बार बार आप उसको चेक कर रहे होते हैं। अचानक से स्विच बैठना नहीं चाहिए। आपको पता होगा कि जी ये स्विच जो है वो अब इसने मैल फंक्शन करना शुरू कर दिया, तो बजाय इसके कि आप वेट करेंगे ये स्विच खराब होगा तो मैं रिप्लेस करूंगा, यू नीड टू मेक श्योर कि आप उसको खराब होने से पहले रिप्लेस कर दें। एक बल्ब लगा हुआ है किसी जगह पे, आपने जरूरी इंतजार करना है कि उसका वो फ्यूज हो तो रिमूव करें। अगर आपको पता है कि जी ये इतने आवर्स तक काम करता है और वो आवर एक रह गया है, तो उससे पहले चेंज कर दें भाई, ताकि आपको जो कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस है, यानी आईटी सर्विस डिलीवरी, हमने पहले शुरू में आपको याद होगा बात की थी बिजनेस कंटिन्यूटी की। ठीक है, कुछ याद है? यस सर, वो याद है, थोड़ा याद है। तो बहरहाल वी नीड टू मेक श्योर दैट वी आर एबल टू प्रोवाइड कंटिन्यूस क्या कहते हैं, कंटिन्यूस सपोर्ट या कंटिन्यूस ऑपरेशंस, ताकि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी इंडिविजुअल है, जो भी कंपनी है, उनकी सर्विसेज चलती रहे। ठीक है, तो दीज आर द टास्क्स फॉर डोमेन 4। डोमेन 4 क्या है? आईटी सर्विस डिलीवरी एंड सपोर्ट। ठीक है, अच्छा, अब ऑब्वियसली इसके लिए हमें क्या क्या नॉलेज और क्या क्या स्किल्स चाहिए होती हैं? ठीक है, हमें इसके लिए क्या क्या नॉलेज और क्या क्या स्किल्स चाहिए होती हैं? वी नीड टू नो कि जी सर्विस लेवल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस क्या क्या हैं। ठीक है, सर्विस लेवल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस क्या क्या हैं? सर्विस लेवल एग्रीमेंट क्या होता है वैसे, किसी को पता है? SLA जिसको कहते हैं। सर ये ऐसा एग्रीमेंट होता है कि जब कोई इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टॉल होता है किसी कंपनी के लिए, आप एग्रीमेंट्स करते हैं कितना परसेंट इसका अप टाइम होगा, कितना परसेंट डाउन टाइम होगा। बिल्कुल ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई बैंक की सर्विस है, सॉफ्टवेयर है, उसको साल में सिर्फ उसको फॉर एग्जांपल 5 मिनट उसका डाउन टाइम हो सकता है, तो फॉर इसकी एग्रीमेंट होगी कि इससे ज्यादा डाउन टाइम नहीं हो सकता इसका। ठीक है, सर आई थिंक इट्स नॉट रिलेटेड टू स्ट्रिक्ट डाउन टाइम, मतलब इट्स लाइक कंप्लीट जो आपने काम करके उनको देना है, मतलब जो भी आपका अग्रीमेंट हुआ है उनसे, इट्स सिमिलर टू व्हाट यू सेड आईटी सर्विसेज डिलीवरी। मतलब वो एक अग्रीमेंट है, जो वो एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट होगा जो बोले प्रॉमिस करें कि भाई ये हम करके देंगे आपको। हाँ बिल्कुल, इट्स दैट। हाँ एग्जैक्टली। कॉन्ट्रैक्ट होता है, बिल्कुल, जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, पार्टीज के बीच में जो होता है। सर्विस लेवल एग्रीमेंट कहलाता है कि जी वी विल मेक श्योर दैट यू आर एबल टू प्रोवाइड योर सर्विसेज, और ये प्रॉब्लम्स आपको नहीं होंगी। अगर होंगी तो हम इतनी देर में रिजॉल्व कर देंगे, यानी आपका टोटल डाउन टाइम इतना होगा। हमने याद होगा आपको वो किया था अवेलेबिलिटी मैथमेटिक्स कुछ देखी थी, याद है किसी को? नहीं सर। यस सर। क्या थी बताओ? सर उसमें आपने कुछ बताया था कि 99% होगा तो कितने घंटे डाउन टाइम होगा। 99.9% होगा तो कितने घंटे हैं? 99.99 होगा 39495,969। अब जैसे जैसे 100% की तरफ बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे आपकी कॉस्ट बहुत ज्यादा होती जाएगी। तो ये सारी अवेलेबिलिटी मैथमेटिक्स है। ठीक है, एंड इन ऑर्डर टू मेक श्योर दैट योर सर्विस डिलीवरी इज देयर 100% ऑफ द टाइम, आपको खर्चा तो करना पड़ेगा ना। ठीक है, हमने लाइट की एग्जांपल ली थी, घर में लाइट जाती है तो पहले यूपीएस, फिर जनरेटर, अब वो भी खराब। भाई जितने ज्यादा बैकअप्स बढ़ाते जाएंगे उतनी ज्यादा अवेलेबिलिटी ऑफ सर्विस हो जाएगी। ठीक है, तो वी नीड टू हैव सर्विस लेवल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस क्या है उसके बारे में हमें पता होना चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि हम कोई गलत कॉन्ट्रैक्ट को देख रहे हो। हम वी आर टॉकिंग अबाउट ऑडिट। ठीक है, वी नीड टू मेक श्योर कि जब हम आईएस ऑडिट कर रहे हो, हमें पता हो कि जी किसी कंपनी ने अगर एक सर्विस लेवल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हमें पता होंगी तो हम ये देख सकेंगे ना कि अगर किसी ने एसएलए किया हुआ तो वो ठीक है, एसएलए वो उनकी सर्विसेज को इंश्योर करता है कि नहीं करता, उनकी सर्विस डिलीवरी। फिर we need to know we need to have knowledge of operations management, यानी वर्क शेड्यूलिंग, नेटवर्क सर्विस मैनेजमेंट एंड प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। ये क्या चीज होती है? प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्या होती है? जिसकी हमने अभी बात की ना कि इंस्टेड ऑफ रिप्लेसिंग an equipment when it gets damaged, उससे पहले ही हम चेंज कर लें उसको,
तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस यानी कि अगर कोई चीज खराब होने वाली है हम उसको चेंज कर लें, हमें नजर आ रहा है कि हाँ यार ये प्रॉब्लम हो जाएगा, उससे पहले ही उसको एड्रेस कर लिया जाए। ठीक, ये मुश्किल काम होता है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस डोंट रियली अग्री टू प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ऑल द टाइम। कहते हैं चल तो रहा है भाई, ठीक है, बिला वजह खर्चा करने की क्या जरूरत है, अभी नहीं बाद में कर लेंगे। और वो बाज़ दफा प्रिवेंटिव मेंटेनेंस से बचना जो है वो और ज्यादा कॉस्ट लगा देता है ऑर्गेनाइजेशंस की। ठीक है, तो वी नीड टू हैव नॉलेज ऑफ सिस्टम परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग प्रोसेस टूल्स एंड टेक्निक्स। एंड अगेन आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पे है नॉलेज ऑफ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन प्रैक्टिसेस, फंक्शनैलिटी ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर इंक्लूडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट स्किल सिस्टम्स, capacity planning and monitoring technique, knowledge of process for managing schedules, emergency changes, etc etc। बात ये नहीं है कि ये सारी चीजें आपको पता हो, आप सिर्फ ये समझने की कोशिश कीजिए कि हम एक ऑडिटर की बात कर रहे हैं और इसमें ये पूरा आपका हार्डवेयर भी आ गया, आपका डेटाबेस भी आ गया, फंक्शनलिटी ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर भी आ गया, कैपेसिटी प्लानिंग, मॉनिटरिंग टेक्निक यानी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी आ गई, मैनेजिंग स्केड्यूलिंग भी आ गई, इमरजेंसी चेंजेस मैनेजिंग इमरजेंसी चेंजेस टू सिस्टम्स भी आ गई, सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग भी आ गया, सब कुछ आ गया है। तो एक आईएएस ऑडिटर को या एक आईटी ऑडिटर को इन सब चीजों के बारे में पता होना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि ये सब चीजें क्या कर रही हैं, ये इंश्योर कर रही हैं आपकी सर्विस डिलीवरी। क्लियर हो रही है बात? यस सर। Yes, sir. देखो मुझे बताते रहा करो कि तुम लोग जाग रहे हो। उसकी वजह ये है कि बड़ा आसान है, आपने लॉगिन किया और अल्लाह हाफिज, और उसके बाद टाइम पे आके चेक किया और कहा कि अच्छा भाई अब मैं तो था यहाँ पे या थी। सर जाग रहे हैं सर, सोए नहीं हैं। सुन रहे हैं आप? सर यही है। जी सर। यही कहाँ, यही तो कहीं नहीं है, यही तो कहीं। सर कमरे में, अच्छा ठीक एज है। इन ये जूम की चीज पे। अच्छा, कंट्रोल्स की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। आईटी सीएलसी कंपनी लेवल कंट्रोल, आईटी जीसी यानी जनरल कंट्रोल्स, आईटी एसी एप्लीकेशन कंट्रोल्स, वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस। दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ द आईटी सर्विस डिलीवरी फ्रेमवर्क दैट वी नीड टू हैव। ठीक है, अच्छा, नाउ अंडरस्टैंडिंग ऑपरेशंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। Operation of infrastructure, any problem of current IT system and operation, we need to understand. It is now one of the core of business and social activities, and cost of IT, in fact, it is not clear even as today. वजह क्या है उसकी? वजह ये, मैं आपको केस स्टडीज दिखा सकता हूँ बहुत सारी ऐसी जिसमें ऑर्गेनाइजेशंस, जिसमें कंपनीज, they have invested billions in their IT infrastructure and they have not had any return on investment. Why? Because they wanted to be the top notch company in terms of IT without having a clear objective in mind of what they would be able to achieve by implementation of IT. So we need to make sure that again we understand what kind of infrastructure is needed to achieve what. This setting of goal, setting of objective is very important, and in alignment with it, it needs to be in alignment with your business objective and business strategy. ठीक है, अच्छा, इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है ITIL का। ITIL इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर लाइब्रेरी। ITIL की सर्टिफिकेशंस भी होती हैं कुछ। It is a collection of good practices and knowledge skills for operations of infrastructure and realizes that stable and high quality operations of IT infrastructures, how are they important in providing clear indicator of return on investment for IT। कितना return on investment आता है किस तरह के IT इन्वेस्टमेंट से। ठीक है, अच्छा, ITIL वर्जन 3 क्या क्या आपको बता रहा होता है? it is about service strategy, it links IT services strategies to customer value, it tells us about the service design, it tells us about the service transition, service operations and continual service improvement। ये बेसिकली एक साइकिल है जो कि कंटिन्यूसली चलता रहता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर लाइब्रेरी, ठीक है, कौन कौन सी चीजें हमारे लिए जरूरी है, सर्विस ट्रांजिशन होगा तो कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा, कौन सी सर्विसेज हैं जिनके बारे में वी नीड टू हैव सम काइंड ऑफ नॉलेज, एंड हाउ दैट नॉलेज हैज टू बी inculcated, it needs to be made implicit to the system। ठीक है, रिफाइनमेंट ऑफ चेंज कैसे होगी, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट क्या है, रिलीज प्रोसेस क्या होगा, रिलीज मैनेजमेंट कैसे करेंगे, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दिस इज व्हाट ITIL डील्स विद। जो प्रोसेस है ITIL का,
सर्विस स्ट्रैटेजी में क्या क्या चीजें हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, डिमांड मैनेजमेंट. वी आर इंटरेस्टेड इन सर्विस लेवल मैनेजमेंट, सर्विस डिजाइन में, कैपेसिटी, अवेलेबिलिटी, वी हैव टॉक्ड अबाउट ऑलरेडी अवेलेबिलिटी मैनेजमेंट, अवेलेबिलिटी मैथमेटिक्स, सर्विस कंटिन्यूटी मैनेजमेंट, वी हैव टॉक्ड अबाउट बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग एंड ऑल दैट. इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट हमने पहले इसकी भी बात की है, आपको पता है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट कितनी इंपॉर्टेंट है, कितनी जरूरी है. फिर सर्विस ट्रांजिशन में ट्रांजिशन प्लानिंग एंड सपोर्ट, प्लानिंग सपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. चेंज मैनेजमेंट के बहुत सारे मॉडल्स अवेलेबल है. चेंज मैनेजमेंट में एक मॉडल होता है मेल्ट, मोल्ट, इग्नाइट, एक बहुत सारे और मॉडल्स हैं. खैर हम कोई भी चेंज जब ऑर्गेनाइजेशन में लेके आ रहे हैं तो उसको किस तरह से मैनेज करना है. सर्विस एसेट एंड कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, रिलीज कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट कितनी जरूरी है, उसकी वैल्यूएशन कैसे होगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ठीक है. उसके बाद फिर सर्विस ऑपरेशंस में वी नीड टू हैव, सर्विस ऑपरेशंस में कोई इंसिडेंट हो जाता है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो कैसे उसको मैनेज करना है. सर्विस डेस्क पे टेक्निकल मैनेजमेंट कैसे होगी, आईटी ऑपरेशंस मैनेजमेंट कैसी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ये सारी चीजें आईटीआईएल आपको बताती है कि कैसे करना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. हम सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स की बात कर रहे थे, तो सर्विस लेवल एग्रीमेंट देख लेते हैं फॉर्मली क्या होता है. It is a part of service contracts where the level of service is formally defined. तो आपको पता होता है, आप जूता भी लेते हैं तो आपसे जूते वाला कहता है कि भाई ये तो 2 साल तक बिल्कुल ठीक चलेगा, मगर ये अग्रीमेंट नहीं होता. ठीक है. सर्विस लेवल एग्रीमेंट, इट इज अ फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट वेयर एवरीथिंग इज फॉर्मली डिफाइंड. जो वारंटी कार्ड होता है ना, समझ ले बिल्कुल वैसा ही होता है. SL is sometimes used to refer to the contracted delivery time. As an example, internet service providers will commonly include service level agreements with the terms of their contracts to customers to define the level of service being sold in plain language terms. ठीक है. अब terminologies example देख लेते हैं. हार्डवेयर परफॉर्मेंस मैट्रिक्स ऑन सर्विस लेवल एग्रीमेंट क्या क्या हो सकते हैं. अवेलेबिलिटी, टाइम इन आवर डिफाइन कर किए जाते हैं, परसेंट, यानी कि 99% ऑफ द टाइम आपको अप मिलेगा. मैक्सिमम डाउन टाइम हार्डवेयर आवर्स और परसेंट. फेलियर फ्रीक्वेंसी, रिस्पांस टाइम, ये सारी चीजें आप डिफाइन करते हैं इन टेक्स्ट स्पेसिफिकली कि ये चीजें आपके पास अवेलेबल होंगी. ठीक है. हाँ भाई, कुछ समझ आ रहा है? सर एक बात बता, ये ITIL के बारे में जो आपने बताया था, तो बेसिकली दीज आर पीपल दैट आर हायर्ड फॉर पॉलिसी मेकिंग ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब जो पॉलिसीज बनाने के लिए जो रिस्पेक्टिव मॉड्यूल्स आपने बताए थे, उसकी ज्यादातर काम इनका पॉलिसी बनाना होता है या इसके एक्टिवली जो काम ऑडिटर सेट करता है उसके साथ लिंक करके करते, मतलब उसके साथ काम. As an auditor, IS auditor, we are interested in finding out whether a company has the capacity to provide the kind of services that they have promised with their customers to provide or not. ठीक है, ये याद रखो 1 मिनट. As an auditor हमें सिर्फ ये चेक करना है कि किसी कंपनी के पास जिस कैपेसिटी को प्रोवाइड करने का वो वादा कर रहे हैं अपने कस्टमर से, क्या वो वाकई काम कर सकते हैं. ठीक है. तो देन वी वुड चेक सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स, क्योंकि उनको भी कोई कंपनी सर्विस प्रोवाइड कर रही है ना, कि उन्होंने उनसे क्या सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स किए हुए हैं. तो हम उसको देखते हैं कि भाई ये किस तरह से सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स हैं और वेदर दे वुड बी एबल टू हैव दिस कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस और नॉट. सही है. तो ये जो ITIL जो आपने बारे में बताया था, जो ये लोग इसकी सर्टिफिकेशन करते हैं, तो इनका एज अ रोल इन एन ऑर्गेनाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में इनको बेसिकली सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स में क्या क्या चीजें शामिल होनी चाहिए, ये सारी चीजें पता हो जाती हैं. सही. चलो, थैंक यू सर. ठीक है. बस आज के लिए यहीं तक रखते हैं. क्यों भाई? दूसरी क्लास है 10 मिनट में. चलो ठीक है, बस मेरा ख्याल है आज के लिए यहीं तक रखते हैं. और याद है मैंने बताया क्या है? असाइनमेंट का दोबारा बता दें. असाइनमेंट नहीं है, इट विल बी अ मिड टर्म. मैं आज अपलोड करूंगा सेकंड स्लॉट के बीच में या उसके बाद. ठीक है. एलएमएस सेकंड के बाद कर दें. जी क्यों? हाँ, सेकंड के बाद करूंगा.
क्लास चल रही होती मैं है ना। उसी में कर दूं बीच में, वो कोई ऐसा इशू नहीं है। सर कब ड्यू है? ये सैटरडे को ड्यू है। 12 बजे। सर कितने रात मार्क्स में? जी कितने मार्क्स का होगा? अरे यार इतनी चक्करों में मत पड़ो तुम, कितने मार्क्स का होगा क्या होगा पता नहीं अभी। तो वो तो आप दे देंगे ना। अच्छा वो आप लोगों को पता चल गया होगा कि मेल आ गई है ना, डॉक्टर सईद गनी ने आप लोगों को सबको ईमेल कर दी थी। जी ठीक है कि जो ग्रेडिंग ऑप्शंस अवेलेबल है वो क्या क्या है, वो अभी नहीं डिसाइड होगा। वो बेसिकली जब होपफुली कैंपस ऑन कैंपस क्लासेस या ऑन कैंपस एग्जाम्स होंगे तो उस वक्त ये सब चीजें डिसाइड होंगी कि किस तरह की ग्रेडिंग होनी चाहिए। हमें पता है, सबको पता है, ऑब्वियसली दीज आर टेस्टिंग टाइम्स, दीज आर अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स। तो हम ऑब्वियसली उसको तो इक्वेशन में रख ही रहे हैं, लेकिन आप कोशिश करें कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है फोकस जो हमारे लर्निंग गोल्स हैं कोर्स के उन पे हम फोकस करें। जो चीजें हमें सीखनी है वो हम चीजें सीख लें इंशाल्लाह। हमारे कोर्स में इतना इशू नहीं है क्योंकि हम बहुत सारी चीजें पहले कवर कर चुके थे और हमने मिड टर्म के बाद जो है वो केस बेस्ड डिस्कशंस रखने थे और कुछ प्रेजेंटेशंस किए आपके। अच्छा ये भी याद रखिएगा आप लोगों को प्रेजेंटेशंस देनी है, ठीक है, मैंने शुरू में ही आपको बता दिया था। तो प्लीज मेक श्योर कि उसकी भी तैयारी शुरू कर लें क्योंकि वो भी इधर ही होंगी, जूम पे ही होंगी सारी प्रेजेंटेशंस। सर ग्रुप होंगी? अब ग्रुप में नहीं हो सकेंगी ना, इंडिविजुअल होंगी। सर खैर है कर लें ग्रुप में। मुश्किल है ना, आप लोग हाँ आपस में कैसे कोऑर्डिनेट करेंगे। सर सर वो बारी प्रेजेंटेशन तो बारी बन जाएगी, फिर हम एक एक करके बोल लेंगे हाँ ग्रुप स्क्रीन वाले। शेयर एक बंदा ऑन करके रख ले। चले अगर हो सकता है तो मुझे कोई इशू नहीं है, आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। सही मोर ओवर दिस ठीक है। प्रेजेंटेशन